सुप्रभात बच्चों। कल हम लोगों ने प्रेमचंद का परिचय प्राप्त किया था और उनकी कहानी, प्रमुख कहानी पूस की रात, इसे पढ़ना है आज। तो यहाँ पूरी कथा का पाठ नहीं होगा, हम पात्रों के माध्यम से कहानी को खोलेंगे और आप इसका अध्ययन कर लेंगे, पूरी कहानी को पढ़ लेंगे एक बार सिलसिलेवार। तो आगे कभी कोई सवाल आपसे मिस नहीं करेगा, छूटेगा नहीं। तो इस कहानी में चार पात्र हैं, लेकिन दो ही पात्र प्रमुख पात्र हैं। जो नायक है हल्कू और दूसरी उनकी पत्नी मुन्नी। दो सहायक पात्र हैं जो बीच में कहानी में आते हैं, सहना और जबरा। हल्कू जो भारतीय किसान की दशा है, प्रेमचंद ने इस कथा को 1921 के आसपास लिखी है और उस कथा को लिखे करीब 100 साल पार हो गया, 105 साल हो गया। लेकिन जो चित्र, जो संकट, जो दर्द, जो पीड़ा हल्कू झेल रहा है, एक भारतीय किसान का प्रतिनिधि होने के नाते 100 साल बाद अब भी भारतीय किसान इन समस्याओं से जूझ रहा है। चाहे वो पूंजी की कमी हो, चाहे पशुओं का हमला हो, चाहे आपदा जैसी बात हो, हमारा किसान अब भी इन समस्याओं से जूझ रहा है। तो आप देखेंगे कि हल्कू किस प्रकार पूरी मेहनत करता है, पूस की रात में खेतों में रात बिताता है। इसके बावजूद भी उसके पास कंबल खरीदने के लिए पैसे नहीं पूरे होते हैं, ना और घर में किसी साधन संपन्न या कुछ ठीक करने की स्थिति में वो हो पाता है। तो जैसे थोड़ा सा पहले शीर्षक पे भी हम लोग देख लें। शीर्षक का है पूस की रात। पूस हम लोग वाकिफ हैं कि अब भारतीय साल जो होता है, हिंदी साल, उसमें एक प्रमुख महीना है और ये इस महीने की पहचान होती है कड़ाके की ठंड के लिए, मतलब हड्डी में चुभने वाली ठंड कहा जाता है। वो पछुआ जो चलती है उसमें इन्होंने एक शब्द का भी प्रयोग किया है, राण पछुआ, यानी कि जिसको कोई काम नहीं रहता है, अटैकिंग मूड में किसी को भी वो अपने लपेट में ले सकती है। तो पहला पात्र हल्कू हो गया। दूसरा पात्र है मुन्नी। ये भी एक किसान परिवार में जो हमारे प्रतिनिधि है, उनकी पत्नी है, लेकिन कैसे समझदार है ये, कैसे अर्थशास्त्र को समझती है और समाजशास्त्र को समझती है, इसका चित्रण है इस कहानी में। तीसरा पात्र है सहना, जो पहले दृश्य में ही आता है, फिर इसका जिक्र नहीं है। ये सूद पर पैसा लेता है और सूद के बदले, सूद तो लेता ही है, सूद उसका कब समाप्त होता है वो कहना नहीं है। किसान सारी सब कुछ अपनी उपज का बेच के इसको जमा दे देगा, फिर भी इसका कर्ज समाप्त नहीं होता है। और चौथा है ये जबरा। ये प्रेमचंद इसमें हल्कू का जो पालतू कुत्ता है उसका नाम इन्होंने जबरा दिया है, जो किसान से काफ़ी घुला मिला है, उसके सुख दुख का सहभागी है। तो वो पूस की रात में ठंड जब बिताना होता है खेत पर, आहार पर हल्कू को, तो जबरा उसके साथ रहता है और सुख दुख में उससे वो संवाद करता है और वो एक मानव और पशु का जो प्रेम वाला है वो दृश्य भी कहानी में आता है। तो कहानी मुख्य रूप से जो दृश्य है कहानी में, दो दृश्य पर कहानी है। पहला दृश्य है कि हल्कू घर के बाहर है और अंदर उसकी मुन्नी पत्नी है और सहना दरवाजे पे आया हुआ है पैसा मांगने, जो उसने सूद पे लिया है 3 रुपया फसल लगाने के लिए। तो वो तगादा करता है और तगादा के साथ जो उसका सबसे बड़ा है कि वो दबाव जो आज अब भी आप आसपास गांव समाज में देखते होंगे, जो सूदखोर का नियत है वो झिड़की देना एक शब्द है। लेकिन झिड़की नहीं, मतलब उसको प्रताड़ित करना है कि तुम लिया पैसा तो तुम्हारे पास खालबल नहीं था, औकात नहीं था, क्यों लिया, ये कर देंगे वो कर देंगे। गाली तो एक सामान्य सी छोटी मोटी बात है। और इस समस्या से, ऋण वाली समस्या से किसान अब भी 100 सवा 100 साल के बाद, जबकि अब केसीसी या कई तरह की ऋण की सुविधाएं हम देख रहे हैं कि बैंक दर दर पहुंच रहा है, लेकिन कृषि वाला ऋण अब भी आसान नहीं है। इसकी जटिलता को प्रेमचंद ने 105 साल पहले हम लोगों के सामने रखा है और उस समस्या का समाधान सरकारें अब तक नहीं ढूंढ पाई है। आगे बढ़ते हैं। तो कहानी में होता है कि सहना आता है, पैसा मांगता है। तो मुन्नी पहले तो विरोध करती है कि नहीं, पैसा हम नहीं देंगे, वो 3 रुपया जो रखे हैं उसकी जरूरत है, पूस आने वाला है, ठंड आएगी तो आप खेत में रहेंगे, रात कटेगी, तो कैसे, वहां तो जरूरी है कंबल, कंबल है नहीं, कंबल फट गई है, तो कंबल खरीदना है। लेकिन हल्कू
दबाव देता है कि नहीं तुम पैसा दे दो। क्यों? क्योंकि पूछ की रात काटना, पूछ की रात का दर्द केवल हल्कू जान सकता है, लेकिन जो वो सुदखोर जो गाली दे रहा है, जो झिड़की दे रहा है, ये जो रोज रोज जो सुनेंगे, रोज रोज जो मरेंगे, उससे बेहतर है कि हम पूछ की ठंडी रात को गुजार लें। उसका दर्द कोई दूसरा नहीं देखेगा, लेकिन ये कष्ट समाज देखेगा और हम रोज घुट घुट के मरेंगे। तो ऐसा दृश्य होता है। तो फिर पैसा दे देती है हार के मुन्नी और वो चला जाता है साना। फिर दूसरा दृश्य जो कहानी का आता है उसमें है कि रात में वो रखवाली करने के लिए, फसल के लिए, एक आप देखे होंगे गांव में रात, अब तो कम हो गई है संख्या, एक मचान टाइप से बनता है बांस का खुट्टा पे, आप लोग भी देखे होंगे, इस इलाके में भी, अपने इलाके में भी होता था, अब संख्या कमी है। तो वहीं वो रात बिताने पहुंचा है। लेकिन जब वो पछुआ हवा चलती है रात 12 बजे के बाद, मध्य रात्रि के बाद जो तेज पछुआ हवा चलती है, तो वो जो कम्बल उसके पास नहीं है, फटी हुई कथरी, या जो गांव के किसान या मजदूर जो ओढ़ते हैं, भोथरा जिसको हम लोग अंग प्रदेश में कहते हैं, वो ओढ़ के किसी तरह कोशिश कर रहा है कि हम उस ठंड पे विजय प्राप्त कर ले, लेकिन ये होता नहीं है। उसका संघर्ष रात के अंतिम प्रहर तक चलता है। कभी वो अपने जबरा को अंत में जब नहीं कोई उपाय, गर्मी लगती है, कभी वो बैठने का कोशिश करता है, शरीर गरमाने का कई यत्न करता है, लेकिन होता नहीं है। बीच में वो कई बार गांजा का चीलम जो होता है उसका भी लेता है आनंद कि इससे शरीर में शायद गर्मी आ जाए, लेकिन पूछ की ठंड जाती नहीं है। वो रात भर संघर्ष करता है, फिर अपने जबरा को साथ में पकड़ के सो जाता है, कोशिश करता है कि उसके रोआं से जो गर्मी आएगी शायद उससे उसकी ठंड कम हो जाए, लेकिन वहाँ भी ठंड नहीं कटती है। और अंत में हार के जब नहीं रहा जा रहा है, उस पूछ की खुली हवा जब आ रही है खेत में, आहर में, ये तो वो रात में ही जबरा के साथ निकलता है और बगल के बगीचे से पत्तों का ढेर जमा कर लेता है, बगीचे से चुन के कुछ लकड़ी के सहारे, और उसमें आग लगाता है वो। और उस आग की गर्मी से उसको कुछ राहत मिलती है। और चूंकि उसने वो जो कहते हैं गांजा नशीला पदार्थ होता है, उसका सेवन कर लिया, और जब ठंड कमती है तो पूरी रात की नींद उस पर भारी पड़ जाती है, और वो वहीं पर उसी फटी चिटी जो ठंड से बचने वाली चादर है उसको ओढ़ के वो सो जाता है और उसको नींद आ जाती है। और रात भर नींद के बाद नीलगाय जो बनारस आसपास यूपी के कई हिस्सों में, अब हमारे बांका में भी ये समस्या आई हुई है, नीलगाय कई प्रखंड में फसलों को नुकसान कर रहा है। कुछ इलाके में तो बौसी, और ये इस इलाके में चांदन डैम वाले इलाके में जंगली सुअर से किसान परेशान है। अमरपुर और ये शंभूगंज वाले इलाके में बंदर और कहीं नीलगाय। तो ये जो समस्या है यहाँ भी 100-125 साल पहले जो प्रेमचंद बता रहे हैं वहाँ भी वो समस्या थी। और वो नीलगाय क्या करता है कि रात भर में पूरी फसल को, जिससे कि पूरा उस महाजन को ऋण देना था, पूरा परिवार चलाना था, जिसमें सारी उम्मीदें टिकी थी उसी फसल पे, उस फसल को नष्ट कर देता है नीलगाय। और वो निश्चिंत होकर सोया रहता है, उसको नहीं पता है कि नीलगाय आ गया। रात भर जबरा कोशिश करता है, भौंकता है, लेकिन चूंकि पूरी रात ये जगा हुआ था ठंड के कारण, नींद इतनी भारी पड़ी कि इसकी नींद नहीं खुली और पूरा खेत बर्बाद हो गया। सुबह मुन्नी जब नहीं पहुंचता है हल्कू वापस घर, तो जब आता है जगने तो देखता है कि ये ढेर होके सोया हुआ है अभी तक, और धूप जो है सिर चढ़ गई है, और जो है फसल बर्बाद है। तो वो पूछता है कि आप ये ऐसे ऐसे सवाल करता है, लेकिन वहाँ भी हल्कू बहाना बना देता है कि वो ये इस दर्द को नहीं बयां कर पाता है कि हम जो है रात भर सो नहीं पाए या ठंड लगी। वो यहाँ ये कह देता है कि मेरे पेट में दर्द था इसीलिए हम बचे हैं। तो वो उस स्थिति से भागना चाहता है। तो कहानी तो यहीं समाप्त हो जाती है, पूरी फसल नष्ट हो जाती है। लेकिन इसके बाद जो सवाल इस कहानी से आते हैं, एक ऋण वाली बात कि ऋण समस्या जो किसानों के पास बड़ी है वो, दूसरा आवारा पशुओं से जो फसल का नुकसान है। पूरे भारत में ये समस्या केवल एक इलाके की नहीं है, उन्होंने बनारस के आसपास का ये संकट देखा था तब, अभी पूरे भारत में किसानों के साथ ये समस्याएं हैं। अपने इलाके में भी ये समस्याएं किसानों के साथ, जो पशु से फसल आहत हो रहा है। तो ये 2-3 बातें इस कहानी में मुख्य रूप से सामने आती है। हम थोड़ा सा बात कर लें इसके प्रश्नोत्तर पर। यहाँ भी कुछ प्रश्न हैं। जैसे पहला सवाल है, हल्कू कंबल के पैसे सहाना को देने के लिए क्यों तैयार हो जाता है? ये सब सामान्य सवाल है। ये 2 नंबर में आपको इंटरमीडिएट वार्षिक वाली परीक्षा में आएंगे।
तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि ऋण नहीं देता तो वो रोज रोज मरता, रोज रोज वो सूदखोर उसके पास रोज तगादा करने आता, रोज गाली देता। तो उससे बेहतर इसने समझा कि हम एक दिन ऋण की राशि सौंप दें, ठंड तो किसी तरह न किसी तरह कट ही जाएगी, हम उसको देख लेंगे। तो ये सब एक एक पंक्ति में इसका जवाब लिखना है, 1 से 2 पंक्ति में आपको 2 अंक मिल जाएगा। ये दूसरा सवाल जो है, मुन्नी की नज़र में खेती और मजदूरी में क्या अंतर है, ये अब भी पूरे देश के लिए बड़ा सवाल है, अर्थशास्त्रियों के लिए बड़ा सवाल है, समाजशास्त्रियों के लिए बड़ा सवाल है। कि पहले बड़ा गर्व से कहा जाता था कि हम किसान हैं, लेकिन यहाँ एक मुन्नी जो शायद पढ़ी लिखी नहीं है, अनपढ़ महिला है, हल्कू की पत्नी, वो कह रही है कि खेती को छोड़ो, खेती छोड़ने का रहा और मजदूरी करने, मजदूरी मतलब मजदूरी करने का रहा है। जबकि खेती को शान का माना जाता था कि वो किसान है और वो खेती वाला है। लेकिन ये सवाल उठा रही है कि अपने पति को, हल्कू को कह रही है कि तुम खेती छोड़ दो और मजदूरी करो। इसके पीछे बड़ा सवाल है और बड़ा उत्तर भी है इसका, छोटा उत्तर इसका संभव नहीं है। और आपको जब ये आएगा भी एग्जाम में, तो ये आपको 4 से 5 अंक में कम से कम आएगा। तो आपको इसमें देखना है और बताना है, इसका थोड़ा सा अंतर आप समझ लीजिए। खेती और मजदूरी वो क्यों चाहती है हल्कू मुन्नी, क्योंकि मजदूरी में तो एक सामान्य बात है कि वो सुबह जाएगा काम पर और शाम में लौटेगा, तो उसके पास जो अभी 350 या 400 रुपया जो हमारे आसपास जो मजदूरी चलती है वो मजदूरों को मिल जाना है। लेकिन जब वो खेती करेगा तो एक फसल कम से कम 3 से 4 महीने या 5 महीने तक की भी फसलें होती है। तो इस 3 से 5 महीने के दौरान इसको रोज समय देना होगा। सबसे पहली बात, उसको पूंजी लगानी है। उस पूंजी के लिए सुदखोर बैठा हुआ है, जो कि मोटा रकम, जो आमदनी का जो किसानों का जो मोटा लाभ होता है वो हड़पने के लिए बैठा हुआ है। पूंजी लगाएगा, जुताई करेगा, बीज डालेगा, और इस सब के बाद जब फसल होगी तो ना जाने कभी सुखाड़ हो जाएगा तो कभी बाढ़ हो जाएगा। ये नहीं हुआ तो किसी इलाके में जंगली जानवर का अटैक होगा, वो फसल को नुकसान करेगा। तो वहाँ मुनाफा होगा या नहीं होगा, या पूंजी जो हम लगाए हैं वो भी डूबने की नौबत है यहाँ। इसलिए ये सवाल ये कर रही है कि तुम वो छोड़ दो, वहाँ तो हम 6-5 महीना कमाते हैं लेकिन हम कंबल खरीदने लायक भी नहीं रहे। लेकिन मजदूरी जब करोगे तो हर दिन कम से कम 300 रुपये 350 रुपये की तो गारंटी रहेगी। इस पर बड़ा सवाल है, इस पर अब भी बहुत तरह से चर्चा की जा सकती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है 2 नंबर वाली, तो इसको आप देख लेंगे, इसको बना भी लेंगे। तीसरा सवाल है, हल्कू खेत पर कहाँ और कैसे रात बिता रहा था। ये सब सामान्य सवाल हैं, इस तरह के सवाल कई और हैं अध्याय में। तो इसको आप आसानी से जब आप पाठ पढ़ लेंगे तो इसका जवाब देने में मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई दिक्कत होगी। हल्कू कैसे रात बिता रहा था, तो वहाँ उसके पास कम्बल नहीं था, और वो जो खेत में जोगने वाला एक मचान जिसको हम लोग की कहते हैं इस प्रदेश में, अपने इलाके में, तो वहाँ वो राकेश होता है, उसके साथ जबरा है। सीधा साधारण सा इसका उत्तर है। तो आज बस इतना ही बच्चों। हाँ, एक कल की पिछली कक्षा में बताया जा रहा है कि मैंने प्रेमचंद का जन्म 1880 है, 31 जुलाई 1880, वो शायद 1980 बोला गया, तो आप ध्यान रखेंगे 1880 में वो पैदा हुए, और 1936 जब वो गोदान लिख रहे थे उस समय उनका गोदान पूरा हो गया था और मंगलसूत्र लिख रहे थे, उस समय उनका निधन हो गया। तो वो पूरी तरह 56 साल की आयु जिए हैं। इस गलती को आप सुधार कर लेंगे। धन्यवाद। आज का यही और ये अध्याय आज समाप्त होता है, फिर अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।